नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है हम सॉल्व करवाने वाले हैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक, इसमें आपका कृषि प्रावैधिक के पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन कृषि के और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और एक हैं 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कृषि प्रावैधिक प्रैक्टिस सेट 6 है। आज का परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है इसकी। ठीक है, शाम को आपका 4 बजे। ठीक, तो बात करें, एक बैच चल रहा है हमारा उड़ान बैच, जो कि 1 जून से शुरू होने वाला है। ठीक, ये टोटली ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच नहीं है, ऑनलाइन बैच है। ठीक, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो है 50+ मिलने वाली है। साथ में साथ आपके 50+ सेट पेपर मिलने वाले, किसमें आपके उड़ान बैच, जिसकी कीमत मात्र 999 है। ठीक है, यदि आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7880497104 पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। सेट पेपर नंबर 6 है आज। ठीक, तो बढ़िया से आंसर करिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, विजन एग्री एकेडमी कृषि प्रावैधिक सहायक 2024। विजन एग्री एकेडमी इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा प्रमोशन तो देखो बनता है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को, जिसमें देखो हमने भाग 1 में कृषि विज्ञान रहने वाला है, जिसके 65 क्वेश्चन। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के जो है 15 क्वेश्चन, और भाग 3 में यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। एक चीज और पूछना चाहेंगे आप लोगों से, क्या टॉपिक वाइज सेट पेपर लगवाएं, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके नॉर्मली जनरल एग्रीकल्चर से, फिर आपका जो है आगे आने वाले सब्जेक्ट से, और साथ में साथ 15 क्वेश्चन आपके जैसे कंप्यूटर का हिस्ट्री है और कंप्यूटर के आगे टॉपिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जी के इतिहास से, और मतलब आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज चलते रहे। चलिए अभी तो फिलहाल फुल लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया जाता है। यहाँ पर देखो ज्ञान की जगह विज्ञान होना चाहिए था, कंफ्यूज करने के लिए ज्ञान कर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो जो आपके कृषि ज्ञान केंद्र है, ये किसके द्वारा प्रतिभूत किए जाते हैं? आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। यहाँ पर KVK है। ठीक है, ज्ञान केंद्र KVK। ठीक, कृषि विज्ञान केंद्र। एल्यूमिनियम फास्फाइड प्रतिकर्षक, एंटीफीडेंट, ध्रुमक या रसोबंधक किस प्रकार का जो है आपका रसायन है? एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो जो आपका एल्यूमिनियम फास्फाइड एक तरह का ध्रुमक है। ध्रुमक मतलब कि धुआं के रूप में इसको जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किस भंडारण वस्तु की कीट पीड़क है? गेहूं, चना, चावल या फिर कहें मूंगफली। कौन सा भैया? कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस। कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका कीट है? तो आपका चना के भंडारण का कीट है। किसके भैया? चना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? S. ईश्वातारी, बर्निलेर, फ्लेचर या फ्रिज। तो जो आपका बैसिलस या थ्यूरिंजिएंसिस है या फिर कहें VT है, इसका आविष्कार किया था बच्चों S. ईश्वतारी ने। S. ईश्वतारी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं? रानी मक्खी में, नर मधुमक्खी में, कर्मी में या वर्कर मधुमक्खी में? इनमें से कोई नहीं। किसमें जो है आपके डंक पाए जाते हैं? तो जो आपकी वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, या फिर कहें जो आपकी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? आपके डंक पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावशाली रसायन है, रासायनिक कारक है? पोटेशियम नाइट्रेट, जिब्रेलिन, एथिलीन या फिर कहें क्यूरिन। बताइए आंसर क्या होगा? सुषुप्ता अवस्था को
तोड़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है तो भैया वो है आपका जिबरेलिन। कौन सा भैया? जिबरेलिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपका जो है एक है बीजों की सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है, और जो आपका एथिलीन है इसको फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी जिबरेलिन सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? कटाई करना, मड़ाई करना, रेटिंग करना या सुखाना। तो नॉर्मली जो आपका कंबाइन है वो सुखाता नहीं है, बाकी आपका जो है कटाई भी करता है, मड़ाई भी करता है, साथों साथ सेपरेट भी करता है अनाज व भूसे को। सेपरेट का मतलब करना, अलग अलग करना, अनाज व भूसे को अलग अलग करना। तो सेपरेटिंग का भी कार्य करता है कौन? आपका कंबाइन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल है धान, गेहूं, मक्का या गन्ना। तो सबसे ज़्यादा जो मैकेनाइजेशन या यांत्रिकीकरण जो है वो आपका किसके अंदर है? धान के अंदर। किसके अंदर है बच्चों? धान के अंदर। ठीक, तो वर्तमान में भारत की सबसे अधिक यांत्रिकीय खेती की फसल है कौन सी? आपकी धान। इसमें पहले पडलिंग की जाती है, फिर अदर क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो धान में सबसे ज़्यादा मैकेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया कहलाती है भौतिक शुद्धता, बीज का नमूना लेना, बीज परीक्षण या अपवांछन। बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 है, आंसर बता दीजिए। तो आंसर इसका बीज परीक्षण। क्या भैया? बीज शुद्धता एवं अंकुरण की जांच करना क्या कहलाएगा? बीज परीक्षण, सीड टेस्टिंग। क्या कहलाएगा? बीज परीक्षण या फिर कहें सीड टेस्टिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड से, आयोडाइड से, क्लोराइड से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका बीज अंकुरण का परीक्षण है किसके द्वारा किया जाता है? आपका क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? क्लोराइड के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्लोराइड सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा फार्मर सीड है या फिर कहें किसानों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला बीज है? निम्न में से कौन सा फार्मर सीड है या किसानों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला बीज है? नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज या प्रमाणित बीज? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। तो बात करें बच्चों तो जो आपका प्रमाणित बीज होता है कौन सा भैया? प्रमाणित या फिर कहें आपका सर्टिफाइड सीड होता है, उसका प्रयोग किया जाता है आपका किसानों द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? किसानों द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? सफाई, जमाव, ओज या इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मली ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ओज या विगर। विगर या फिर कहें वायबिलिटी। वायबिलिटी यानी जीवंतता। तो टेट्राजोलियम जो परीक्षण है वो क्या दर्शाता है? आपका बीज की जीवन क्षमता या वायबिलिटी या विगर दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है बच्चों, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, कुसुम, अरंडी, मूंगफली, तंबाकू, पपीता, प्याज, लहसुन, सब्जियां। कौन सी एक है कौन सी फसल प्रणाली में गहरी जड़ें होंगी? तो बच्चों वो होंगे आपकी गन्ना, कुसुम व अरंडी में। ठीक, बाकी आपकी जो है उथली जड़ वाली फसलें हैं धान, मक्का, गेहूं। ठीक, कैसी है? उथली जड़ वाली। प्याज, लहसुन व सब्जियां उथली जड़ वाली होती हैं। मूंगफली, तंबाकू, पपीता उथली जड़ वाली होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रजनक बीज की संतान है न्यूक्लियस बीज, सत्य बीज, आधार्य बीज या प्रमाणित बीज? देखो, न्यूक्लियस बीज से तो खुद आपका प्रजनक बीज बनता है, ब्रीडर सीड, है ना। तो यहाँ पर संतति कौन होगी? आपकी आधार बीज। प्रजनक बीज की संतान कौन हो जाएगा बच्चों? आधार बीज जो है प्रजनक बीज की क्या हो जाएगी? संतति हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, आजकल की अनुवर्ती फसल है लोबिया, चना दाल, तुर दाल या मटर। आजकल की अनुवर्ती फसल कौन सी है?
बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15 है, आंसर लिख दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। अनुवर्ती क्रॉप जो है आपकी लोबिया है। ऑप्शन ए लोबिया यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आजकल की अनुवर्ती फसल कौन सी है आपकी, लोबिया या रोसा के नाम से भी जानते हैं, लोबिया या रोसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सह फसली खेती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सह फसली खेती है गन्ना प्लस सरसों, आलू प्लस गेहूं, ज्वार और अरहर, कपास प्लस प्याज। कौन सी जो है एक है प्रणाली अपनाई जाती है आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर, तो बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी। तो नॉर्मली आलू गेहूं, कौन सी भैया, आलू व गेहूं सह फसली खेती की जाती है आपकी बुंदेलखंड में। ऑप्शन बी यहाँ पर आलू गेहूं सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है लखनऊ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में या बेंगलोर में। कहाँ पर जो है राष्ट्रीय जैव उर्वरक के विकास केंद्र स्थापित किया है, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका आंसर हो जाता है गाजियाबाद। ठीक, तो आपका राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है आपका, गाजियाबाद के अंदर। ठीक, 17 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, उत्तम जेली का पीएच होता है, जो जेली होती है या फिर कहें अच्छी जेली होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो बच्चों होता है ऑप्शन बी 3.2, अम्लीय होता है ना, 3.2 होता है। उत्तम जेली का पीएच मान कितना होता है, 3.2। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बताइए आंसर। टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, ए, बी, सी या फिर डी, आंसर कीजिएगा। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सोडियम बेंजोएट का। टमाटर के केचप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न, कटाई के समय बीज में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए या नमी कितनी होनी चाहिए, 10% से कम, 15% से कम, 14% से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कटाई के समय बीज में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए आपकी 14% से अधिक नहीं, मतलब 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए। फलों को भंडारित करने से पहले किस रासायनिक तत्व से क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, गंधक, क्लोरीन या फिर कहें ए और बी दोनों। बताइए आंसर बच्चों क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें सही आंसर की, तो आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और गंधक दोनों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कहें सल्फर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सल्फर का दोनों का प्रयोग करना चाहिए फलों के भंडारण से पहले। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण है अपचयन, ऑक्सीकरण, एस्ट्रीकरण या नाइट्रीकरण। सूरजमुखी के तेल में या सूरजमुखी तेल में कसैलापन किस कारण से होता है, बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो बात करें बच्चों ऑक्सीकरण के कारण, ठीक, या फिर कहें ऑक्सीडेशन के कारण जो है सूरजमुखी के अंदर क्या होता है आपका कसैलापन होता है। सूरजमुखी के अंदर कसैलापन किस कारण होता है आपका, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, तोरैया गेहूं फसल चक्र में तोरैया की बुवाई करनी चाहिए सितंबर के प्रथम पखवाड़े में, सितंबर के दूसरे पखवाड़े में, अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में। तोरैया गेहूं फसल चक्र में तोरैया की बुवाई कब की जानी चाहिए, बताइए बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी। तो सितंबर के प्रथम सप्ताह में, कब बच्चों, सितंबर के प्रथम पखवाड़े में आपकी जो है तोरैया और गेहूं फसल चक्र तोरैया की बुआई की जानी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है यहाँ पर,
दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे प्रोटीन से बहुतायत है, लघु आवधिक फसलें होती हैं, सूखा प्रतिरोधी फसलें होती हैं, उर्वरता पुनर्भंडारण फसलें होती हैं। तो देखो, दालों को फसल प्रणाली में प्राथमिकता इसलिए डी जाती है क्योंकि वे उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, 24 का ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, 24 डी। बाकी देखो प्रोटीन में तो होते ही, लेकिन प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता का कह रहा है ना। तो प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि पुनर्भंडार या फिर कहें द्वारा से जो है उर्वरता को बनाए रखता है, किसकी, आपकी मृदा की। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य झूठा फल का उदाहरण है? आम, टमाटर, अनानास, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है असत्य फल है या झूठा फल है? बताइए आंसर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो अनानास एक कैसा है आपका, झूठा फल है। अनानास कैसा है, झूठा फल है, असत्य फल है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश शोषण किन पौधों का लक्षण होता है? प्रकाश शोषण C3 पौधे, C4 पौधे या कैम पौधों का? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश शोषण किन पौधों का लक्षण होता है भैया, बता दीजिए आंसर। तो जो आपके C3 पौधे होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, प्रकाश शोषण जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है बिंदु स्राव के लिए, बाष्पोत्सर्जन के लिए, बाष्पन के लिए या इनमें से कोई नहीं। सेल का जीवित होना किसके लिए जरूरी नहीं है? तो बच्चों वो है आपका ऑप्शन सी, बाष्पन के लिए। बाष्पन के लिए सेल का जीवित होना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। बाष्पन के लिए सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, CMU एवं DCMU, अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? क्वेश्चन नंबर 28 है। तो बात करें सही आंसर की, तो CMU एवं DCMU के कारण जो है प्रकाश श्वसन क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगला प्रश्न, ट्राइटिकेल के बीच संकर है गेहूं और बार्ले, गेहूं और राई, बार्ले और राई, गेहूं और ओट। तो गेहूं और राई, राई नहीं रे होता है, रे। ठीक, गेहूं व रे के बीच जो है क्रॉस है आपका क्या, ट्रिटिकल। ठीक, अगला प्रश्न, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की विशेषता तो कहते हैं हेट्रोबैल्टियोसिस, अतिवर्धनशीलता, आर्थिक संकर ओज या तुलनात्मक संकर ओज। क्या कहेंगे बच्चों, आंसर कीजिए। तो बात करें सही आंसर की, तो आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की विशेषता को कहते हैं आर्थिक संकर ओज। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, आर्थिक संकर ओज। ठीक, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है बच्चों, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है प्रवेशन, चयन, संकरण या स्वनिषेचन। पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु क्या है, बताइए आंसर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो है आपका प्रवेशन या इंट्रोडक्शन। क्या भैया, इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब कि शुरुआत करना है ना। तो इंट्रोडक्शन जो है आरंभिक बिंदु है किसका, पादप प्रजनन का। आगे चलते हैं, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? लिखी थी मुलर द्वारा, ओरवेक द्वारा, स्टेडलर द्वारा या निल्सन इनले द्वारा। म्यूटेशन रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 32 है, बताइए आंसर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो मुलर द्वारा जो है लिखी गई थी। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मुलर द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है आपका, समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त और आणविक कैंची, रोगियों में रोगजनकों की ठीक ठाक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। ऑप्शन डी, अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। CAS9 क्या है, बताइए बच्चों। तो बात करें CAS9 की, तो एक प्रकार का जीन है जो पादपों को
पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, या फिर कहें पेस्ट रेसिस्टेंस, या फिर कहें आपका कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 33 का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेट जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है आपका CAS1। ठीक, यहाँ पर थोड़े गलती से आपका आंसर बता दिया सी, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो आंसर होगा। लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है क्या आपका CAS9 प्रोटीन। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। 33 का ए है, सॉरी बच्चों गलती से आपका सी बता दिया, यहाँ पर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, एक जीनी रोगरोधिता गेहूं, या फिर कहें एक जीनी रोगरोधिता गेहूं की जंगली प्रजाति से उन्नत प्रजाति स्थानांतरण करने हेतु प्रजनन विधि है वंशावली विधि, विपुल विधि, प्रतीप संकर विधि या शुद्ध वंशक्रम चयन। कौन सी विधि जो है एक जीनी रोगरोधिता गेहूं की जंगली प्रजाति से उन्नत प्रजाति स्थानांतरण करने हेतु प्रजनन विधि है। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रतीप संकर विधि। कौन सी भैया? प्रतीप संकर विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है? नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। उभयलिंगाश्रयी, निमीलित परागण, स्त्री पूर्वता, पुम पूर्वता। किसके कारण जो है आपका पर परागण होता है? बताइए आंसर। ए बी सी, यहाँ पर देखो ए बी सी, बी ए बी डी, ए सी डी या बी सी डी। बताइए आंसर क्या होगा। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए सी डी, उभयलिंगाश्रयी, स्त्री पूर्वता और पुम पूर्वता, दोनों तीनों ही चीजें आपकी क्या बढ़ाती हैं? पर परागण को बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख तत्व हैं? सीसा, कैडमियम, पारा, बेरिलियम, उपरोक्त सभी। कौन सा जो है आपका ई अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख तत्व है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो बात करें बच्चों सभी की, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। सीसा, कैडमियम, पारा व बेरिलियम, ये तीनों ही आपके जो है ई अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख तत्व है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, वाटर सेट प्रबंधन का आशय है नहरों के जल का प्रबंधन, नदी जल का प्रबंधन, धरातलीय एवं भौम जल का प्रबंधन या समुद्री जल का प्रबंधन। तो बेसिकली वाटर सेट का मतलब बच्चों क्या है? धरातलीय एवं भौम जल का प्रबंधन। क्या भैया? धरातल एवं भौम जल का प्रबंधन। अगला प्रश्न, वाटर सेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5, 7 या 10। कितने प्रकार के वाटर सेट होते हैं? तो वाटर सेट बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वाटर सेट होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, जल निकासी की विधि कौन सी नहीं है? सतही जल निकासी, उप सतही जल निकासी या ऊपरी जल निकासी। तो देखो यहाँ पर ऊपरी जल निकासी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए 39 सी। ठीक, तो यहाँ पर ऊपरी जल निकासी जो है जल निकासी की विधि नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है, सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। सबसे ज़्यादा सिंचाई किस में होती है? तो भैया वो होती है आपकी पंजाब के अंदर। सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत कौन सा है बच्चों? पंजाब है। टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? फलदार वृक्ष फसलों में, गेहूं, आलू या गन्ना में। तो टाइफून विधि से सिंचाई जो की जाती है बच्चों वो गन्ना में की जाती है। किसके अंदर की जाती है? आपकी गन्ना के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, गन्ना। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष अध्ययन ध्यान देने के लिए किस वर्ष मृदा वर्ष मनाया गया था? 2015 को, 16, 2013 या 2019। तो 2015 को जो है विश्व मृदा दिवस, या फिर कहें भारत सरकार द्वारा एक कह सकते हैं विश्व मृदा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके ऊपर? आपका मृदा पर आपका 2015 के अंदर मनाया गया था। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है आपका जो है भारत सरकार द्वारा, तो विश्व या भारत सरकार द्वारा 2015 में ही आपका मृदा वर्ष मनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ज़्यादा ऊपर से पहुंच गया ये। प्रश्न नंबर 43 है 43, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, थायोबैसिलस या नाइट्रोसोमोनास? कौन सा सूक्ष्म जीव जो है मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? तो बच्चों वो है आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास। ठीक, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? तो वो करता है आपका नाइट्रोसोमोनास। क्षार रोधी फसल है लोबिया, मटर, लहसुन या ककड़ी? क्षार रोधी या फिर कहें क्षारीय मृदा के प्रति प्रतिरोधी फसल कौन सी है? तो वो है भैया आपकी कौन? लोबिया। कौन भैया? लोबिया जो है क्षार रोधी फसल है। अगला प्रश्न, पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? नत्रजन का संश्लेषण करना, फास्फोरस का संश्लेषण करना, ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए आवश्यक बोरॉन की सक्रियता को बढ़ाना। तो बेसिकली जिंक का मुख्य कार्य क्या है आपका बच्चों? ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए आवश्यक। जो आपका जिंक है किसके लिए? ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन बढ़िया जो है आपको लग रहे होंगे, है ना? क्योंकि जो है छटे हुए या फिर कहें जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वही आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किसमें गंधक की पाया जाता है? डीएपी में, एसएसपी में, एनपीके या एमओपी में? किसके अंदर जो है सल्फर पाया जाता है? तो आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है इसके अंदर जो है आपका सल्फर या गंधक पाया जाता है। अगला प्रश्न, बोरॉन की कमी सामान्यतः होती है लाल मिट्टी में, काली कपास मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? किसके अंदर जो है बोरॉन की कमी सामान्यतः पाई जाती है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? तो लेटराइट मृदा में आपकी बोरॉन की कमी सामान्यतः देखने को मिलती है। किसके अंदर बच्चों? लेटराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है 35%, 45%, 50% या 60%? पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा कितनी होती है? आंसर कीजिए। तो वो होती है बच्चों कितना? 60%। कितना? 60% जो है पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है। कितनी? 60%। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? रिल सीट गली, गली सीट रिल, सीट रिल गली, सीट गली या रिल? तो बेसिकली पहले आपका सीट इरोजन होता है, फिर रिल इरोजन, फिर गली इरोजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 49 सी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है 3.25 से 3.40 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.50 से 2.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश मृदाओं का जो स्थूलता घनत्व होता है कितना होता है? 2.50 से 2.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 50 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। जस्ट मिनट रुक जाइए, यहाँ पर स्थूलता घनत्व पूछा है, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। 1.02 से 1.80, क्योंकि ये आपका कण घनत्व होता है। 2.50 से 2.70 क्या होता है? कण घनत्व होता है, स्थूल घनत्व नहीं होता। ठीक, अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई यूएसए में, भारत, जापान या फिर चीन? बताइए आंसर क्या होगा? तो बेसिकली प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत आई थी आपकी यूएसए में। कहाँ पर बच्चों? यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 52 दिया हुआ है, 52वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं शुभारंभ होने का वर्ष है 1950, 1953, 1957 या 1983। तो 2 अक्टूबर 1953 को, कब बच्चों? 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं क्या की गई थी? शुभारंभ या फिर कहें शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है समूह संचार के, व्यक्तिगत संचार के, समुदाय संचार के या जन संचार के? तो दूरदर्शन मेला
रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम किसके हैं बच्चों, बताइए आंसर। तो नॉर्मली ये जनसंचार के मेथड हैं। किसके माध्यम है, आपके जनसंचार के, ऑप्शन डी यहाँ पर जनसंचार सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, संविवाद सिंपोजियम प्रसार विधि है और निम्न में सम्मिलित है समूह या दलीय पहुंच, व्यक्तिगत पहुंच, अंबार पहुंच या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा भैया, सिंपोजियम, ठीक है। संविवाद, संविवाद किससे संबंधित है, तो ये समूह या दलीय पहुंच से। किससे बच्चों, समूह या दलीय पहुंच से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है 55। दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, 1989-90 में, 1990-91 में, 1991-92 में या 1992-93 में। दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों आपकी ऑप्शन सी 1991-92। कब शुरू हुई थी बच्चों, 1991-92 में। कौन सी योजना, आपकी दीनदयाल विकास योजना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री फल सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 56। तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में है, नई दिल्ली, हिसार, जयपुर या मेरठ। तो जो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है कहाँ पर है बच्चों, जयपुर के अंदर है। 57 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है, जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है, आपका जयपुर में। अगला प्रश्न, कृषि प्रकार आधारित है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, सम सीमांत आय के सिद्धांत पर, उत्पत्ति ह्रास के सिद्धांत पर या प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। आपका कृषि प्रकार आधारित है तो भैया ए आधारित है आपका तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 59 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बाजार में सरकार के सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मूल्य समर्थन एवं खरीद, बफर स्टॉक का रखरखाव, FCI की स्थापना। तो कौन सा जो है कृषि बाजार में सरकार के सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है, तो भैया वो है आपका ऑप्शन डी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केवल खरीदारी करता है ना, ठीक। तो FCI जो है कृषि बाजार में सरकार के सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध श्रम एक देश के समूचे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस विचार से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है, पहले पढ़ लीजिए विचार को। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध श्रम एक देश के समूचे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, यह किसका विचार है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, 60 के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। नक्स का, लेविस, मार्शल, एडम स्मिथ का, एक और दो, 2 और 3, 3 और 4 या फिर कहें उपरोक्त सभी का। तो भैया यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए 1 और 2 सही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका नक्स व लेविस का जो विचार था, क्या विचार था भैया, विचार था आपका कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध श्रम एक देश के समूचे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, नक्स व लेविस का विचार, ठीक। नक्स व लेविस का विचार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 61 है। प्रश्न नंबर 61 दिया हुआ है आपका, दुकाजी बकरी की नस्ल है बर्बरी, जमुनापारी, मारवाड़ी या बैतुल।
तो भैया जमुनापारी जो है आपकी द्विकाजी या डुअल पर्पज नस्ल है किसकी, आपकी बकरी की। अगला प्रश्न, सांड के बंध्याकरण की उम्र क्या है, बधियाकरण या बंध्याकरण की उम्र क्या है, तो भैया वो है आपकी 3 वर्ष। 3 वर्ष की उम्र में से क्या करना चाहिए, वधियाकृत कर देना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है, बकरी, भेड़, भैंस या फिर गाय। किसके दूध में जो है अधिक वसा या फैट होता है बच्चों, तो वो होता है आपके भेड़ के दूध में। किसके, सीप के मिल्क में अधिक फैट होता है, सीप के मिल्क में अधिक फैट होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है, मैग्नम, इस्थमस या योनि या गर्भाशय। किस भाग में अधिक समय बिताता है, तो बताता है आपका गर्भाशय के अंदर। अगला प्रश्न, पशुओं में चिचड़ी बुखार या लंगड़िया बुखार का रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो आपका चिचड़ी बुखार होता है पशुओं में वो किसके द्वारा होता है, तो बच्चों वो होता है आपका किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा, आपका प्रोटोजोआ, चिचड़ी बुखार। ठीक, इसी के साथ आपके 65 क्वेश्चन जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर के समाप्त हो जाते हैं। अगले जो प्रश्न है आपके कंप्यूटर के आ जाते हैं। थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था आज, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सेट पेपर लाना था, तो इस वजह से जो है हम जो है आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। आप लोगों को बहुत दिन से क्लास भी नहीं हो पा रही थी, 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था हमारा, ठीक, लेकिन अब जो है कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नोन एज। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस या फिर कहें ऑन बोर्ड डिवाइस। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो आपका पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होता है, 66 ऑप्शन सी। एक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है आपका, पेरीफेरल डिवाइस। क्या बच्चों, पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है, द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज विच अमोंग द फॉलोइंग। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, जो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, नेटवर्क, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। भैया उसे हम क्या कहते हैं, आपका सर्वर कहते हैं। ठीक है, जो अन्य कंप्यूटरों को नेटवर्क प्रदान या फिर संसाधन प्रदान करता है, तो वह कौन सा कहता है, आपका सर्वर कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नीड टू सपोर्ट, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता होती है फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन की, फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन दोनों की, नीदर फिजिकल मशीन नॉर वर्चुअल मशीन, ना तो भौतिक मशीन और ना ही आभासी मशीन। किसकी आवश्यकता होती है, किसके लिए, क्लाउड प्रबंधन के लिए। बताइए आंसर होगा क्या होगा, 68, क्वेश्चन नंबर 68। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो फिजिकल एंड वर्चुअल मशीन या फिर भौतिक मशीन और आभासी मशीन दोनों की आवश्यकता होती है, किसके लिए, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोलॉग। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है, CLISP, LNU प्रोलॉग, स्विंग प्रोलॉग या SWI प्रोलॉग। बताइए आंसर क्या होगा, 69। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो SWI प्रोलॉग। कौन सा बच्चों, SWI प्रोलॉग। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, साटा इज द एब्रीविएशन ऑफ। साटा का संक्षिप्त नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एरे। क्या भैया जो है आपका साटा का SATA का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो भैया वो है आपका ऑप्शन ए, सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या बच्चों, सीरियल
सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक, प्रश्न नंबर 71 है कंप्यूटर सहायत शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? निपुण शल्यक प्रणाली, एक्सपर्ट सर्जिकल सिस्टम, रोबोटीय शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, सहायता प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, या सुव्यवस्थित संचालन सहायता या सपोर्ट स्मार्ट ऑपरेशन एड्स। बताइए आंसर क्या होगा? 71। तो बात करें जो सही आंसर की, तो रोबोटीय शल्य प्रणाली, रोबोटीय सर्जिकल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, CAS का पूर्ण रूप है क्या है भैया? CAS का पूर्ण रूप है कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। तो आपका CAS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बच्चों कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है बच्चों? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है Which of the following is used to create a table by drawing the borders, row and column of a table in MS Word 2007? MS Word 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल या फिर कहें आपका यहाँ पर क्विक, ऑप्शन सी क्विक टेबल है। क्विक टेबल या एक्सेल स्प्रेडशीट। तो बेसिकली आपका इंसर्ट टेबल, ऑप्शन ए इंसर्ट टेबल का प्रयोग करेंगे। ठीक, किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? आपका इंसर्ट टेबल का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और बात करें या फिर कहें प्रश्न नंबर 75 की बात करें। 75वां प्रश्न है Which of the following pair is not matched correctly? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? Alt+E एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, Alt+E के साथ वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन, Alt+Shift+D वर्तमान तिथि डालना, Ctrl+K चयनित पाठ्य काटना, Ctrl+A सभी पाठ्य का चयन कीजिए करना। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए आंसर। तो ऑप्शन सी Ctrl+K कट सेलेक्ट करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर Ctrl+X। ठीक है, कट सिलेक्टेड टेस्ट चयनित पाठ्य को काटना होता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है Which of the following component of MS Office is categorically similar to Notepad? MS Office का कौन सा अवयव स्पष्टतः नोटपैड जैसा होता है? MS PowerPoint, MS Word, MS Excel या MS Access? तो नॉर्मली जो आपका MS Word होता है, कौन सा बच्चों? MS Word ही आपका MS या फिर कहें नोटपैड जैसा ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77 दिया 77 अन एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प इन, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है सॉर्टिंग डाटा सॉर्ट करने में, अरेंजिंग डाटा इजीली डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डाटा संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी में। तो बताइए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 78 है Which among the following is not an example of online payment gateway? निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण है? नहीं है। पेपैल, इनसाइट, CAA वेन्यू या फिर कहें साइट्रस। तो यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करें तो आपका जो है ऑप्शन बी इनसाइट जो है पेमेंट गेटवे नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 दिया हुआ है बच्चों इन्वॉल्व्स traversing the entire file system marking everything that can be accessed। निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? इंडेक्स पॉइंटर,
गार्बेज कलेक्शन, कचरा एकत्रीकरण, फाइल सिस्टम या फिर कहें स्टैक पॉइंटर, किसको जो है पूरे सिस्टम से एक एक फाइल को मार्क करते हुए गुजरना पड़ता है? 79। ऑप्शन बी गार्बेज कलेक्शन, किसको भैया? गार्बेज कलेक्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नोकिया, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है? वाडा, एंड्रॉयड, केवल एक और केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ऑप्शन सी नीदर वन नॉर टू, और ऑप्शन डी ओनली वन। कौन सा जो है सिस्टम जो है आपका किसके द्वारा? नोकिया द्वारा डेवलप्ड किया गया है? तो बच्चों वो है आपका ऑप्शन सी, ना तो आपका एक ना ही आपका दो। ठीक है, यहाँ पर ना तो इनने आपका जो है नोकिया ने बाडा एंड्रॉयड सिस्टम या फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, और ना ही इनने जो है एंड्रॉयड। बाडा जो है आपका सैमसंग द्वारा डेवलप किया गया है, और एंड्रॉयड जो है गूगल ने डेवलप किया है। बाडा किसने? सैमसंग ने डेवलप, लिख लेना, सैमसंग ने जो है बाडा को डेवलप किया है, और एंड्रॉयड को किसने? गूगल ने। एंड्रॉयड को किसने डेवलप किया? गूगल ने। ठीक, तो याद रखना, गूगल ने जो है एंड्रॉयड डेवलप किया है, सैमसंग ने जो है आपका बाडा। ठीक, इसी के साथ जो है आपके कंप्यूटर के प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। अगला पार्ट है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी पार्ट 3। प्रश्न नंबर 81 लिखा है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होरमासाजी फिरोज शाह मोदी, श्री कन्हैयालाल कानेकलाल मुंशी, या फिर कहें श्री बारहगिरी वेंकटगिरी, या डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। कौन जो है आपके जो है उत्तर प्रदेश बनने के बाद या फिर कहें प्रथम राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के? तो भैया वो थे आपके सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, कब आपका संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन हुए? सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी। ठीक, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे कि भैया राज्यपाल तो कोई और था। तो भैया जब आपका उत्तर प्रदेश, ये कहें कि जब आपका उत्तर प्रदेश एक आज़ाद हुआ था, या फिर कहें आपका 1950 के बाद जब संविधान बन गया, पहली बार जब इलेक्शन हुए, उस समय या फिर कहें उस टाइम जो है आपके राज्यपाल बदल दिए गए या फिर कहें बदल गए। ठीक है, तो उस समय जो है दूसरे राज्यपाल थे। हम राज्यपाल का नाम भी आपको बताए दे रहे हैं, कौन थे प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के। क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, बताए दे रहे हैं, लेकिन यूपी जी के इतना अच्छा नहीं है हमारा। श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक, कौन थी आपकी प्रथम राज्यपाल? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर सरोजनी नायडू पहली जो है राज्यपाल थी, कब आपकी जो है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन जो है संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी जो है पहले राज्यपाल हुए। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई 11.34, 14.45 या 13.45, या फिर कहें आपका 14.54। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2001 की तुलना में आपकी इसमें साक्षरता में? बताइए आंसर। तो यहाँ पर जो है 11.34 जो है की वृद्धि हुई किसमें? साक्षरता दर में। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई सितंबर 2000 में, अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2002 में, या दिसंबर 2002 में? ज्ञानदीप योजना तो यह जो है आपकी कब शुरू की गई थी? ऑप्शन सी सितंबर 2002 में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई सितंबर 2002 में।
इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून या मेरठ? तो देहरादून नहीं है, सभी को पता है ना। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, 86वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है गोरखपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर कहें मथुरा में? तो आपका जो है कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान जो है एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मथुरा में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 का डी हो जाता है मथुरा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मथुरा के अंदर। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार, मध्य प्रदेश में, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। तो थारू जनजाति जो है सबसे अधिक आपके उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्या बच्चों? ऑप्शन डी, थारू जनजाति कहाँ पर? उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा यहाँ पर आंसर? 88, क्वेश्चन नंबर 88, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय, ठीक। तो भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, 89, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाटक अकादमी? कौन सी अकादमी जो है सबसे पहले खोली गई थी? तो भैया वो है आपकी, या फिर कहें प्रथम संगीत महाविद्यालय था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 दिया हुआ है 90, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे? किसे जो है शेर ए जो है बलिया के नाम से जाना जाता था? तो भैया वो ज़्यादा चित्तू पांडे। किसे? चित्तू पांडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832 में, 1833 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1835 ईस्वी? कब जो है आपके पूरे के पूरे जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, मतलब कि प्राय संपूर्ण क्षेत्र जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो भैया वह कौन सा क्षेत्र, मतलब कब किया गया था? तो भैया वो किया गया था 1833 में। कब आपका? 1833 में, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ? किस जो है जिले से नहीं गुजरेगा कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग, एक्सप्रेस वे? बताइए आंसर। तो भैया वो आपका श्रीबस्ती या बस्ती से नहीं गुजरेगा। कहाँ से? बस्ती से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या प्रयागराज में? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पर स्थित है? बताइए आंसर। तो भैया वो आपका कहाँ पर है? आगरा के अंदर। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में या फिर कहें वाराणसी में? तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। कहाँ पर? ऑप्शन सी, नोएडा। अगला प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है बच्चों
वो है आपका ऑप्शन बी हथकरघा। कौन सा भैया? हथकरघा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लखनऊ में, वाराणसी, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो वो की जा रही ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर बच्चों? ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में। तो बच्चों वो है आपका कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका वाराणसी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98 98वां है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है गुड़ का, शहद का, या शुद्ध देसी घी का, या हींग का। औरैया जिला भैया किसका उत्पादक है? 98 आपका ऑप्शन सी शुद्ध देसी घी का। जो आपका औरैया जिला है उत्तर प्रदेश का, किसका उत्पादक है? आपका शुद्ध देसी घी का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, केवल रबी फसलें, खरीफ और रबी फसलें, केवल जायद की फसलें। तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य फसलें रबी, जायद व खरीफ, तीनों मौसम में फसलें उगाई जाती हैं। आज के सेट का लास्ट या फिर कहें आखिरी प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। तो खाद्यान्न उत्पादन में एक है पहला स्थान है भारत के अंदर, किसका? आपका उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं यूपी जीके के। ठीक है, और बढ़िया से सभी लोग जो है जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक, आपका जो है उड़ान बैच के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, उड़ान बैच के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। ये पेपर सेट 6 था। ठीक, अगर ये उड़ान बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 7880497104 पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।